बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 56 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें पूरे 45 सवाल आज कराया जाएगा। डेली 45 सवाल के लगभग ही कराया जाता है। ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले या कुछ समझ आ जाए आपको, तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। और आपको लगे कि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका भला हो जाएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें आज का पहला सवाल। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, भारत। स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान किया गया है कि यहाँ किसी भी समय लॉ या संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की स्वीकृति या अस्वीकृति उनकी हाँ या ना में ली जाती है। इसलिए सही जवाब स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सरकार की संसदीय प्रणाली का अनसंक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। ध्यान रखिएगा। बी, कार्यपालिका एवं विधानमंडल का संयोजन। आइए देखिए अगला सवाल। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा से सदृश नहीं है? इसका सही जवाब है आर्थिक समानता। ध्यान रखिएगा। आर्थिक समानता जो है उदारवादी धारणा से सदृश नहीं है। नहीं पे आप जरूर ध्यान रखिए कीजिए। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? बहुत अच्छा सवाल है। चित्तौड़ के रंथमौर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी आगरा से किसी नई स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उसने शहर का नाम फतेहाबाद रखा। बाद में इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी पड़ गया। ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब फतेहपुर सीकरी। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? सब लोगों को पता होगा, भारत के समुद्री मार्ग खोज करने वाला वास्को डी गामा। सन 1498 में पुर्तगाली मार्ग निर्देशक और अन्वेषक वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली नाविकों ने अटलांटिक महासागर से होते हुए पहली बार सीधे यूरोप से भारत की यात्रा की थी। यह उस युग की सबसे साहसिक अभियानों में से एक था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, इसलिए सही जवाब ए, पुर्तगाल। आइए देखिए अगला सवाल। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? कर्नाटक के एकीकरण से तात्पर्य भारतीय राज्य में कर्नाटक के शामिल होने से है, जो 1956 ईस्वी तक मैसूर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय भारतीय राज्यों का सीमा भाषाई क्षेत्रों के आधार पर बंटी हुई थी। कर्नाटक का एकीकरण फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसका सही जवाब ए, 1956। इसके पहले ये मैसूर था, मैसूर के नाम से जाना जाता था कर्नाटक। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। 1904 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू किया गया। कर्जन ने 1902 में थॉमस रालेघ के नेतृत्व में भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की स्थिति जानने एवं उनकी स्थिति सुधारने के संबंध में सिफारिशें करने के बाद एक आयोग की नियुक्ति की। इसलिए किसने किया था? तो लॉर्ड
कर्जन 1905 का बंगाल विभाजन भी उन्होंने ही किया था। इसमें तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ई क्यों हुआ, क्योंकि लॉर्ड कर्जन यहाँ नहीं दिया है। आइए देखिए अगला सवाल। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्री क्यों आए भारत सबसे पहले? इसका सही जवाब है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। ध्यान रखिएगा, सब लोगों को पता भी होगा। आइए देखिए अगला सवाल। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? पहला अल्प आधारित एकीकृत, का सही जवाब है सी विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तट पर स्थित देश का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। 1971 ईस्वी में स्थापित यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया माइनर का भी सबसे बड़ा सिंगल साइट इस्पात संयंत्र है। इसका सही जवाब विशाखापट्टनम। आइए देखिए अगला सवाल। पौधों के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थिति का नाम, इसका सही जवाब है ए जलवायु स्थितियाँ। आइए देखिए अगला सवाल। दिलवाड़ा का मंदिर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कौन सी शैली उसमें लगी है दिलवाड़ा? इसका सही जवाब है नागर शैली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी पूछा जाता है, अगले सेट में था, अत्यंत ही उच्च कोटि का है। इसमें संगमरमर का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इस मंदिर की छत विशेष रूप से अलंकृत एवं सुसज्जित है। संगमरमर को इतनी सूक्ष्मता से तराशा गया है कि लगता है कि मानो स्वर्णकार की रेती ने आभूषणों का निर्माण किया है। ये सही जवाब नागर शैली। आइए देखिए अगला सवाल। पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है। क्या सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है? पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है सी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता। आइए देखिए अगला सवाल। यदि 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की मात्रा होती है प्रति 24 घंटे में, इसका सही जवाब है 1.5 लीटर। ध्यान रखिएगा, ब्रिक में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्यंद होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्यंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। इसके अनुसार 1.45 तो मतलब 1.5। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किनको विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित किया गया है? इसका सही जवाब है उच्च HDI श्रेणी वाले देश। अब फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। किनको विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित किया गया है? उच्च HDI श्रेणी वाले देश। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? आप पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है 2400 कैलोरी प्रतिदिन या 447 रुपया प्रति माह, इसके आधार पर लगाया जाता है। भारत में निर्धनता का तुलना। आइए देखिए अगला सवाल। राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बार बार बनता है। इसका सही जवाब है 30 वर्ष।
लोकसभा के लिए सबको पता होगा 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामिणी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ग्रामिणी। आइए देखिए अगला सवाल। लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी राजवंश का अंतिम शासक जिसे बाबर ने हराकर भारत में मुगल की स्थापना की थी। सब लोगों को पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनको हराए थे? इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यूरोप में किसी अन्य भविष्य की क्रांति को रोकने के लिए किया गया युद्धोत्तर चतुर्राष्ट्र संबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये देख लीजिए ऑप्शन आप। इसका सही जवाब है सी, इट्टो बॉन बिस्मार्क। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए अगला सवाल। इंद्र के हाथी का क्या नाम है? इंद्र के हाथी का नाम आप टीवी में भी देखते होंगे, सुनते होंगे। इसका सही जवाब एरावत। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में पाया जाते हैं जो सिम्ब जातीय पौधों की जड़ों में गोलाकार पिंड के रूप में स्थापित होने के बाद नाइट्रोजन निर्धारित करते हैं। यह बैक्टीरिया सिवन जाति का पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर केवल नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं। इसके अनुसार आंसर जो है आपका बी, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया। आइए देखिए अगला सवाल। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित क्या करेगा? इसका सही जवाब है बी, Na। हाइड्रोजन के परमाणु सभी अम्लों में समाहित होते हैं। तनु अम्ल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके नमक का निर्माण करता है। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापित करते हुए साधारण नमक का निर्माण करता है। आइए देखिए अगला सवाल। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर। इसका सही जवाब है 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। आइए देखिए अगला सवाल। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? सब लोगों को पता होगा नीति आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर इसको किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। सब लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इजी सा सवाल था। भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का कोटिक्रम उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मिट्टी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देहज रूप से बनाया गया है? देशज रूप से।
परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? इसका सही जवाब है ए कल्पकम। कल्पकम ध्यान रखिएगा। कल्पकम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना भारत में तीसरी परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना के अंतर्गत पूर्ण रूपेण स्वदेशी तकनीक से की गई है। इस संयंत्र में 2 इकाइयां हैं। इसका प्रथम इकाई ने 23 जून 1983 से कार्य शुरू किया, जबकि दूसरी इकाई ने 1985 ईस्वी में काम शुरू किया। आइए देखिए अगला सवाल। जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है बी सामाजिक लागत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ गया। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन इनमें से जो है स्मिथ ने किया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। उनके अनुसार श्रम के विभाजन से उत्पादक शक्तियों में अधिकतम सुधार होता है। इसके अनुसार आंसर स्मिथ। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक कौन इसमें से नहीं है? इसका सही जवाब है ए बचत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन अनुच्छेद में दिया जाता है? इसका सही जवाब है डी 249 249 अनुच्छेद 249 के द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आज अधिकतर जो हैं पॉलिटी के ही सवाल दिख रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इसलिए कौन सा भाग में आप समझ सकते हैं? भाग 2 में। आइए देखिए अगला सवाल। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? इसका सही जवाब है डी स्थानीय सरकार। ध्यान रखिएगा। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? हड़प्पा व्यापार केंद्र इसमें से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, रोपड़। इसका सही जवाब है बी लोथल, गुजरात में लोथल। आइए देखें अगला सवाल। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? गांधीवादी दर्शन पर कौन आधारित है इसमें से? इसका सही जवाब है ए ग्राम पंचायतों का आयोजन। ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों का आयोजन जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित था राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में। आइए देखिए अगला सवाल।
भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधारित लोकतंत्र इसमें से कौन सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है पंचायती राज। ध्यान रखिएगा, भारत में आधारित लोकतंत्र पंचायती राज सुनिश्चित करता है। आइए देखिए अगला सवाल। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया है? इसका सही जवाब है 1/3। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? फ्रेंच की शक्ति को समाप्त करने किस युद्ध के कारण हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बनता है अधिकतर बीपीएससी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध, इस 66 बीपीएससी में भी बन चुका है। ये युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उनके प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है आपका बहुत इजी से निकाल सकते हैं, डी वांडीवास की लड़ाई। आइए देखिए अगला सवाल। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। नहीं गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री एन के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यह रेखा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यूएई, मिस्र, ओमान, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मैक्सिको इत्यादि देशों से होकर गुजरती है। इसमें भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, म्यांमार भी आता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए देखिए अगला सवाल। विकासशील देशों के निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? नहीं है जहाँ रहे उसको विशेष रूप से ध्यान रखा कीजिए, गोला कर दीजिए पहले ही नहीं को, कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। इसका सही जवाब है सी, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बहुत बार ये सवाल बना है और बिहार की प्रसिद्ध नदियों में से एक है ये सोन नदी। ध्यान रखिएगा, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चलकर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। मेरा घर भी सोन नदी के किनारे ही है, इसलिए सही जवाब सोन नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बनता है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया? किसने महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद छोड़ छाड़ दिए थे, उनको देख के बहुत घृणा हुई अशोक को, इसलिए अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इस शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है। इसके अनुसार नाम जो है इसमें पूछ रहा है, इसका सही जवाब डी, रॉक एडिक्ट। ध्यान रखिएगा, 13वें में किया गया रॉक एडिक्ट 13, उसी को 13वें शिलालेख में। आइए देखिए अगला सवाल। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, पहले भी सवाल में बताया जा चुका है। हर्षवर्धन में मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा की हत्या होने के बाद कनौज से शासन प्रारंभ किया था। आरंभिक राजधानी पूछ रहा है, इसलिए सही जवाब जो है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर। ध्यान रखिएगा। माई
अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? बहुत बार ये भी सवाल बनता है। इसका सही जवाब इसमें दिया नहीं है, क्योंकि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ममता बनर्जी की आत्मकथा है। इसमें ममता कुलकर्णी दे दिया है, ममता बनर्जी नहीं दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा ई ऑप्शन। दक्षिणी सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? आज का आखिरी सवाल। नवगठित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। ध्यान रखिएगा, यह देश 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ। सबसे नया देश है ये, इसलिए इसकी राजधानी याद रखिएगा जूबा। इसलिए सही जवाब आपका बी। 45 सवाल हो गए दोस्तों। ये देखिए आंसर की भी दिया हुआ गया है, जिसको चाहिए टेलीग्राम से आराम से देख सकता है। क्वेश्चन बनाना चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे आपको फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। आज का वीडियो से आप कितना सीखे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा, तो लाइक बटन ज़रूर दबाए कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको फ़ायदा लग रहा है तो ज़रूर कीजिए, करने में फ़ायदा है ये आपका ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।